बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली और इस वक्त हमारे हमरा हैं खिता पटवार की जानी पहचानी शख्सियत, अदबी हवाले से, सियासी हवाले से, मजहबी हवाले से, जो किसी भी तारफ की मोहताज नहीं, जहांगीर अशरफ साहब, जो कि अदबी वाले से गालबन तीन किताबों के मुसन्नफ़ भी हैं और सियासत और मजहब पर आए दिन अपनी आरा से हमें मुस्तफ़ीद करते रहते हैं। मोहतरम जहांगीर अशरफ साहब, मैं आपको रस्मी तौर पर जिंदगी बेवल के प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं जी। बहुत शुक्रिया इमरान आपका और जिंदगी बेवली प्लेटफॉर्म वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इज्जत बख्शी और मुझे इस काबिल समझा के मुझे लाइव लाए। नहीं जी, अक्सर जितने भी हमारे नाजरीन और समाईन हैं और जिंदगी बेवल के जो चाहने वाले हैं, जो इस पेज के वाले से जो इसको पढ़ते हैं, वो अक्सर आपका जिक्र ख्याल करते रहते हैं। तो मैं शुरू करूंगा अदब के वाले से, क्योंकि आपकी जो गालबन जो वजह शोहरत है, वो मैं आया ये कहना सही दुरुस्त होगा कि अदब आपकी वजह शोहरत है या सियासत या मजहब? किसको वजह शोहरत आपके ख्याल में किसकी जो आपकी नजर में है, जिसको तरजीह देते हैं? मैं तो जी, मेरी वजह शोहरत है या नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं बुनियादी तौर पे एक शायर हूँ और इसी पे मेरा ज्यादा काम भी है और इसी पे अच्छा। मैंने ज्यादा लिखा भी है। हम्म। अच्छा, और जहांगीर अशरफ साहब, हमें थोड़ा अपना सारी नाजरीन कुछ राब्ता कुछ मनकता हो गया जहांगीर अशरफ साहब से, कुछ लाइन का इशू है, देखते हैं। आवाज तो आ रही है आपकी? अच्छा, आवाज आ रही है तो गालबन थोड़ा जंगली शब्द को उसको थोड़े कैमरे को आगे पीछे थोड़ा एडजस्ट कर लेना, तो मुमकिन है कि या जी जी सही है, अब ठीक आगे तस्वीर। अच्छा, अमित जो है ना, अदब के हवाले से ये ने आपने जो अदबी शौक किस उम्र में आपको ये शौक पैदा हुआ और आपने जो लिखना शुरू किया अदब के हवाले से? देखिए जी, शौक तो आप कह सकते हैं कि हम जब हाई स्कूल में थे, 9 और 10th में, तो हम्म। शौक उस हवाले से था और उसमें हम जिसे कहते हैं तुकबाजी करते थे, जिसे हम्म। कहते हैं कोई खास, उसको आप शायरी तो नहीं कह सकते, मगर वो हमने उस दौर में शुरू की। तो हम्म। हमारे जो है फुहारे के बहुत सारे जो शुरा थे, जिसमें हमारे बहुत करीबी दोस्त शफीक उर रहमान आतफ साहब थे, तो उनसे भी हमारी दोस्ती थी, उनसे सुनते थे। तो फिर उस वक्त टीवी पे भी बैतबाजी के मुकाबले हुआ करते थे, तो वो सुनते थे, हम्म। तो उससे शौक पैदा हुआ। हमने जो लिखना शुरू किया इब्तदा में, वो आप कह सकते हैं कि 10th में लिखना शुरू किया। और फिर जब कराची गया मैं, मेरी सारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ जो है वो कराची की है, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा अदबी माहौल मिला, जिसने इस सारे शौक को जला बख्शी और एक सिलसिला चल निकला। ये वैसे इस भी तरह हम इस मैदान सही। में आ गए। वैसे भी कराची जो है वो अदब की आम जगह है। वो अदब के हवाले से उर्दू की जो ज़्यादातर जो तशहीर हुई है वहाँ से ही जी हो रही है, क्योंकि स्पेशली जो बॉम्बे इसके लोग हैं, जो उनको तो उर्दू पर दस्तरस है और अदब के हवाले से भी बड़ा उसमें वो आए दिन जो है वो इसमें डेवलपमेंट करते रहते हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी का जिक्र किया आपने अपनी गुफ्तगू में। कराची यूनिवर्सिटी में जो है वो तालीम हासिल की या किस तरह कोई ग्रेजुएशन का सिलसिला वहां से किया? मैं मैंने इंटर जो किया ना, मलिर मलिर साइंस जो मिलिट्री का कॉलेज था, वहां से मैंने एफएससी किया मलिर कैंट साइंस कॉलेज से। और उसके बाद मैंने उर्दू साइंस कॉलेज से जो है ना ग्रेजुएशन की।
तो अच्छा अच्छा। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। ये तो मेरा वो तालीमी सफ़र था जिसकी आप सही। बात कर रहे हैं। तो शहरी के हवाले से कराची में मुझे एक तो बहुत पाकिस्तान के माया नाज शायरा थी परवीन शाकर, उनसे वहाँ मिलने का मौका मिला। और रईस अमरोवी साहब थे, उनसे जो है ना मिले और उन्होंने बड़े मुफीद मशवरे दिए। शायद वो मशवरे ना देते तो आज हम इस फील्ड में ना होते और भाग गए होते। क्योंकि जब आप शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग आप पे बहुत सारे इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, जी वो जी ये इसने किसी के अशार चुरा लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। तो इस तरह की बातें होती हैं और वो बंदे को डिसहर्ट करती है। लेकिन रईस अमरोवी साहब का मुझे मिलने का उनसे इत्तेफाक हुआ और उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें हमें बताई जो हमें ऐसा हौसला दिया। वो कहते हैं कि शुरू में सब ऐसे ही लिखते हैं, आप मशक़े जारी रखें और एक दिन होगा कि दुनिया मानेगी। और वो बात बिल्कुल सच साबित हुई कि आपने एक खुद मुसलसल है जो आपने करनी है और करते रहना है, और वो है। और दूसरा हमारे उस्ताद थे एक ज़ियाउद्दीन ज़िया साहब, वो खुद भी शायर थे। तो वो अपने हमें उर्दू भी पढ़ाते थे और कभी कभी वो बैतबाजी का मुकाबला कराते थे। तो उसमें उन्होंने जो पहली दफ़ा हमारा मुकाबला हुआ तो बहुत हमने जीता वो मुकाबला। तो उन्होंने मुझे मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की किताब दी। तो वो मेरे लिए बड़ी, क्योंकि गालिब को समझना कोई आसान काम नहीं था उस दौर में। तो फिर मैं हर वक्त उनके साथ चिमटा रहता था और पूछता था जी कि इस शेर का क्या मतलब है ऐसे। तो उसने फिर बहुत एक मेयार है गालिब आज भी जो है ना उर्दू शायरी में, एक अगर आप कह सकते हैं कि कोई स्टैंडर्ड है तो वो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब ही है। तो बेशक। वो जो चीज़ थी ना उसने मुझे इस शौक को बहुत जला बख्शी और मुझे आगे बढ़ने में बहुत मदद की। सही। वैसे भी खित्ता पुठवार जो शायरी के हवाले से, अदब के हवाले से बड़ा ज़रखेज़ है। बिलखसूस जो अब जो पटवारी शायरी है, पटवारी जो शायर हजरात हैं, बहुत बहुत कसरत से पाए जाते हैं। अच्छा, इसकी भी कुछ कोई पस मंजर है, मतलब इस हवाले से कि अदब के हवाले से ये खिता दूसरों के मुकाबले में क्यों इतना आगे है? देखें, पुठवारी जो शायरी है ना जी, वो एक बड़ी बेसिक किस्म की शायरी है। मैं खुद पुठवारी हूँ, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है कि पुठवारी जो है ना वो ज़ुबान नहीं है, वो बोली है। उसकी जो लुगत है या जिसको आप डिक्शनरी कहते हैं वो बड़ी लिमिटेड है। और उसमें आप जो है ना वो खुल के आप इजहार नहीं कर सकते, अपने ख्यालात को पेश नहीं कर सकते। इसके मुकाबले में जो है ना उर्दू बड़ी वसील लैंग्वेज है, क्योंकि ये मर्ज है फारसी और अरबी से भी, और इसमें पंजाबी और संस्कृत भी पाई जाती है। तो इसकी लुगत बड़ी वसी है। इसमें जब आप बात करते हैं या शायरी करते हैं या कुछ लिखते हैं तो उसका एक कैनवस जो है ना बड़ा वसी हो जाता है। तो इसलिए उर्दू और पोठवारी में जो है ना बेसिक चीज़ों को, इश्क और हुस्न के जो बुनियादी जज्बात हैं उनका इजहार है, या मजहबी कुछ ख्यालात का इजहार मिलेगा आपको, या फिर आप देखेंगे कि दुनिया की बेसबाती कि ये दुनिया ख़त्म हो जाने वाली, इस तरह की पंदो नसीहत किस्म की शायरी आपको मिलेगी। लेकिन आप उसको अगर बड़ी ज़ुबानें जैसे आप इंग्लिश कह लें, उर्दू कह लें, फ़ारसी, अरबी या फ्रेंच कह लें, तो उस तरह की अदब आप उसमें मिलता नहीं है। और इस पे शायद जो पोठवारी ज़बान पे अबूर रखते हैं उन लोगों को काम करना चाहिए, क्योंकि पहली बात है कि उनको इन दूसरे जो ज़बानों का अदब है उससे भी इस्तिफ़ादा करना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि दुनिया के मसाइल क्या हैं और दुनिया का अदब कहाँ जा रहा है। तो मेरे नज़दीक जो पोठवारी अदब है वो अभी बहुत इब्तदाई मराहल में है। उसका कोई कंपैरिजन नहीं है दुनिया के जो अदब अब लिखा जा रहा है या लिटरेचर जो लिखा जा रहा है उससे कोई
लेकिन यह है कि वो एक कम्युनिटी है, जुबान है, कल्चर है, हमारे सकाफत है, उसकी अफादियत अपनी जगह है। सही। अच्छा, कम से कम मैं तो इस तरह इस सारे चीज को देखता हूँ कि कोई बंदा भी छोटे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, कम्युनिटी को सर्व कर रहा है, मतलब उससे कुछ लोग, छोटा ही तबका है, कलील तबका है, उससे मुस्तफीद हो रहा है, कम से कम वो एक वर्दी पर्सन है। इस लिहाज से कम जो है वो इन अ वे उसकी एक अच्छी जो है ना कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कम्युनिटीज है। अच्छा, वैसे मैं जो अदब को मैं ज्यादा इतना अदब से उस तरह मुंसलिक नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि हम भी खिता पटवार से हैं, अदब जो है वो ना चाहने के बावजूद भी हमारी जो है वो देखिए, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आवाज आपको आ रही है? जी जंगीर साहब। जी, आवाज थोड़ी रुक के आ रही है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना जी, उसकी अफैदियत से तो इनकार नहीं है। वो हमारे तहजीब और कल्चर है, वो हमारा रहन सहन है, उससे इनकार मुमकिन नहीं है। लेकिन जब आप बैन अल-क़वामी तौर पे या कौमी सतह पे आप चाहते हैं कि आपकी पहचान बने, तो आपको फिर उसके लिए ज़ुबान भी वही इस्तेमाल करनी पड़ती है जिसका फैलाव ज्यादा हो। लेकिन पटवारी कल्चर और पटवारी तहजीब से इनकार तो कतई नहीं है, और काश के मैं भी लिख सकता, लेकिन पंजाबी में मैंने थोड़ा बहुत लिखा है, लेकिन पटवारी में कुछ आप कह लें कि वो लिखने में और बल्कि पढ़ने में भी मुझे थोड़ी दिक्कत महसूस होती है। तो वो उस तरह से हम नहीं कर सके कि जैसे उर्दू में काम किया है, इस तरह का काम मैं पटवारी में नहीं कर सका। तो शायद अल्लाह करे कि शायद फ्यूचर में कुछ कर सके, लेकिन उससे ये नहीं है कि हम कोई अपनी वो तहजीब या उसको हम डी वैल्यू कर रहे हैं या उसको हम कह रहे हैं जी कि वो इस काबिल नहीं है। नहीं, हर इलाकाई ज़बान इम्पोर्टेंट है, और इन्हीं से ही मिलकर ये खूबसूरत गुलदस्ता बनता है जो आप कौमी सतह पर या बैन अल-क़वामी सतह पर आप पेश करते हैं। तो वो उसकी अफादियत और उसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं है। सही। अच्छा, मैं अगर एक अदबी शख्सियत को जो मेरे जहन में खाका है या जिसको मैं देखता हूँ कि वो फितरत के करीब होता है, वो यगानियत का पैगाम देता है, वो इत्तेहाद का पैगाम देता है, वो तफरकाबाजी को ख़त्म करके यकजा करने की कोशिश करता है। तो बाज़ दफ़ा मैं आपकी जो सियासत के हवाले से मजहबी जो आपकी आरा होती हैं, उनमें काफ़ी शिद्दत महसूस होती है। तो मुझे बाज़ दफ़ा पता चलता है कि ये अदब और ये चीज़ जो है वो काफ़ी तज़ाद पैदा करती है। आप इसको किस तनाज़े से देखते हैं? जंगीर साहब, आवाज आ रही है? आपकी आवाज कोई सही नहीं आ रही। अच्छा, जो क्वेश्चन मैंने किया था वो रिपीट कर दें प्लीज। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि क्वेश्चन मेरा ये था कि जिस तरह मेरे जहन में जो खाका है अदबी शख्सियत का, जो मेरे जहन में खाका है कि अदबी जो शख्सियत है वो ग्लोबल मैसेज देती है, वो इंसानियत का मैसेज देती है, वो इत्तेहाद का मैसेज देती है, वो जो तफरकाबाजी है, इंतशार है, उसको मिटाने का, और हर राय को अपने अंदर जज़ब करती है, और जो उसके अंदर से जो अल्फाज निकलते हैं वो सब का अहाता करती हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा आपकी जो सियासी और अदबी आरा होती हैं वो काफ़ी तलख होती हैं। तो ये जो अदब और ये सियासत या जो उसका अमली इजहार करते हैं आप, ये आपकी शख्सियत में तजाद नहीं है? देखिए, जो चीज आप कह रहे हैं ना कि जब आप आते आजरा या असरी मामलात पे जब आप कलम उठाते हैं ना, तो आप हक़ाइक़ को जब लाते हैं ना, तो हक़ाइक़ हमेशा ही तल्ख़ होते हैं।
आप हबीब जालब साहब की जब शायरी देखेंगे ना तो उसमें आपको बड़ा एक बुलंद आंग और एक तजाज नजर आएगा और वो क्रिटिसाइज कर रहे होंगे। तो जब आप एक पॉलिटिकल या मौजूदा हालात पे बात करते हैं या लिखते हैं ना तो उसमें आपके लिए सबसे जरूरी बात जो होती है, जो मेरे नजदीक है, कि आप अपने जमीर के मुताबिक लिखें, आप जिस बात को हक समझते हैं वो लिखें। इससे कौन नाराज होता है, कौन राजी होता है, इससे कोई ये इशू नहीं है। असल इशू है कि लोगों को आपने हक़ाइक़ बताए हैं या आपने उन्हें एक अफसाना सुना के वो है। आप जो बात कर रहे हैं, जैसे सादत हसन मिंटो साहब ने अफसाने लिखे तो वो बाकी जो इतने भी अफसाना नगार थे उनसे मुख्तलिफ हैं और उन पे यही इल्ज़ामात उस वक्त भी लगे थे। शुरा में आप अहमद फराज साहब को, फैज़ साहब को, हबीब जालब साहब को देखें, उन पर भी यही बात कहते थे जी कि आप जेलों में जाते हैं, आप लोगों के वो करते हैं। तो हम जिस नस्ल को प्रेजेंट करते हैं, हम उनके पाँव की खाक भी नहीं है, मगर हम उसी मकतबा फ़िक्र के लोग हैं कि हम जो है ना जिस चीज़ को हक और बेहतर समझते हैं उसको पेश करते हैं। वो हमारी राय है, उससे कोई इख्तलाफ करे या ना उसकी हमायत करे, ये उस पे है। लेकिन जो चीज़ होती है कि हमने जो लिखना है वो अपने ज़मीर के मुताबिक लिखना है। हमने किसी से कोई फ़ायदा, कोई जो है ना बेनिफिट नहीं उठाने। हमने जो भी लिखा वो अपने ज़मीर और अपने इल्म और अपनी समझ और अपनी सोच के मुताबिक लिखा। तो वो ये होता है कि जब मुख्तलिफ नज़रियात के लोग होते हैं, ख़ाह वो मजहबी नज़रियात के आमल हों या सियासी नज़रियात के आमल लोग हों, जिनसे वो जो उन्होंने अपने जहन में खाका बना लिया होता है, तो उससे जब उन्हें मुख्तलिफ नज़र आते हैं तो उनको वो ज़रा तल्ख महसूस होते हैं। हालांकि वो तल्ख नहीं होते, हक़ाइक़ हमेशा ही तल्ख होते हैं कि जब आप एक हमारी कौम का एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम हीरोइज्म का शिकार हैं कि कोई मसीहा आएगा और वो आके सारे मसाइल हमारे हल कर देगा। और यही हमारा जो मीडिया है और हमारा जो कल्चर है उस ये बड़ी बात है जी कि फलाना ऐसा था, फलाना करप्ट है और ये आएंगे तो ये हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप जब तक ज़मीनी हक़ाइक़ का तज़िया नहीं करेंगे कि हमें प्रॉब्लम कहाँ है, तो उस वक्त तक आप उस जब तक मसले की या मर्ज़ की अलामात को सही नहीं जानेंगे तो इलाज भी सही नहीं होगा। और यही इसी वजह से हम इसी दलदल में मज़ीद फंसते चले जा रहे हैं। तो असल में वो तज़ाद नहीं है, वो ये है कि लोगों ने जो एक मसीहा की तस्वीर बनाई होती है तो वो तस्वीर और हम जो बनाते हैं उसमें बड़ा फ़र्क होता है और लोगों को लगता है जी कि ये जो है ना अब सबको लेके साथ चलना तो मेरे नज़दीक मुनाफ़िक़त है। आप इतने मुख्तलिफ राय और इतने मुख्तलिफ सोचने वाले लोगों को एक साथ आप कैसे लेके जा सकते हैं, खासकर जब आप सियासी कॉलम या मुल्की मसाइल पे लिखते हैं तो उसमें तो आपने फैक्ट बयान करता हो। जो साहिब हुकूमत होते हैं तो वो तो सब ठीक का मैसेज देते हैं और वो ये कहते हैं तो वो उनके सपोर्टर जो हैं वो यही पसंद करते हैं कि ये कहा जाए जी कि उन्होंने कमाल कर दिया। तो बात ये होती है कि आपने अपने ख्यालात और नज़रियात के मुताबिक ही लिखना होता है जो आपको समझ आ रहा होता है। तो वो आप हमारे बहुत अच्छे, बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी थे और अदबी शख्सियत भी थे। पाकिस्तान की भी बहुत बड़ी शख्सियत थे और बरतानिया की तो डेफिनेटली बहुत बड़े थे, महमूद हाशमी साहब। तो उन्होंने मेरी किताब पे जो कॉलम मैंने लिखे हैं अखबारात में, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात लिखी थी कि आप जहांगीर अशरफ के ख्यालात और राय से इख्तलाफ तो कर सकते हैं मगर इसकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता कि ये जो भी लिखता है कि वो अपने इल्म और समझ और उस पे है। तो यही हकीकत में उन्होंने बहुत अच्छा तज़िया किया था और यही मेरा भी जवाब है कि मैं अपने इल्म, अपनी ईमानदारी और अपने जो मेरी सोच और फिक्र है उसके मुताबिक लिखता हूँ। आप उससे इख्तलाफ तो कर सकते हैं, वो गलत भी हो सकता है क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी इल्म महदूद है, मैं कोई अक्ल कुल नहीं हूँ, ना सारे अलूम का महर हूँ और ना ही सारे वाक़यात और जो हालात हैं उनका मुझे पूरा इल्म हो सकता है ना हो। तो मैं जो भी तज़िया करता हूँ अपने इल्म के मुताबिक बिल्कुल ठीक करता हूँ मेरे ख्याल में। लेकिन मैं
एक चीज गारंटी से कह सकता हूँ कि मेरी उसमें कोई बदनीति शामिल नहीं होती। अच्छा, क्योंकि बात हो रही है, जैसे शुरू में आपने भी इस चीज का एतराफ किया कि मेरी असल वजह शोहरत या मेरी पहचान जो है वो अदब है, तो अदब के हवाले से एक शख्सियत कंप्रोमाइज्ड हो जाए या एक बाइस्ड ओपिनियन दे, क्योंकि ओपिनियन तो जो भी दी जाती है, जो अनबाइस्ड ओपिनियन होती है वो दोनों तनाजर में आप जिसकी फेवर एंड अगेंस्ट दोनों को मद्देनजर रखकर देते हैं, ताकि जो आपका रीडर हो उसको पढ़ने में आसानी हो कि दोनों तरफ की जो दलाल आएंगे तो वो बेहतर पोजीशन में होगा जज करने की कि किस में ज्यादा वजन है। तो मतलब है कि ये इस चीज को जब आप लिखते हैं तो इन चीजों को आप जहन में मद्देनजर रखते हैं, क्योंकि आप जब लिखते हैं तो बेशुमार जो है वो मुख्तलिफ तबकाए आय फिक्र के लोग जो हैं, मुख्तलिफ फैक्शनल के लोग, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो हैं वो पढ़ते हैं। तो इन सारी चीजों को आप जहन में रख कर लिखते हैं? नहीं जी, मैं कभी भी अपने कारी को जहन में नहीं रखता कि कौन पढ़ेगा या कौन नहीं पढ़ेगा। ये बिल्कुल मेरे मलूज़े खातर नहीं होता, जो सच्ची बात है। मेरे अगर क्योंकि उस तरह मैं लिखूंगा तो सबको खुश करने वाला तो वो कोई ऐसी चीज हो नहीं सकती, क्योंकि तस्वीर के सिर्फ दो ही रुख होते हैं, एक सही जो सीधा है और एक जो उल्टी साइड है। दो ही रुख होते हैं, जो हक़ाइक़ होते हैं, जो वाक़यात होते हैं, या वो आप उसको जब देखते हैं उससे जो आप नताइज अखज़ करते हैं। जब आप राइटर के लिए मेरे नज़दीक बहुत ज़रूरी है कि दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये होती है कि जो वो लिखता है, जो वाक़यात या जो चीज़ें आया वो फैक्ट हैं या वो अज्यूम्ड हैं कि उसका गुमान है, तो मफरूज़े पे तो नहीं लिख रहा। तो मैं मफरूज़े पे कभी नहीं लिखता, मैं हमेशा जो है ना फैक्ट है। जैसे अगर मैं पाकिस्तान की माशी हालात पे लिखूँ तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की फिगर लेके लिखता हूँ। तो अब इससे को कोई नहीं मान रहे तो उसकी प्रॉब्लम है कि वो नहीं मान रहा, वो ऑफिशियली गवर्नमेंट पाकिस्तान के फिगर्स हैं। तो उसके बाद जो शायद हम कंपैरिजन करें तो पिछली गवर्नमेंट के टाइम जो उन्होंने फिगर दिए थे उससे कंपैरिजन करने के बाद ये तो फैक्ट आ गए, इस पे तो मैं कोई वो कर नहीं सकता कि अपनी तरफ से फिगर दे दूं। और उसके बाद जो उससे नताइज अखज़ किए जाते हैं वो मेरी राय होती है, और उस राय से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, और ये ही होना चाहिए कि आप अगर इख्तलाफ करते हैं तो उसकी दलील दी जाए कि भाई आपने ये जो बात लिखी है, जो आपने इससे नतीजा अखज़ किया है वो गलत है। आप ये नहीं हो सकता कि अगर या तो यह है कि जो फिगर्स दिए गए हैं उनको चैलेंज किया जाए, या जो वाकयात बयान किए गए वो हक़ाइक़ पे मबनी नहीं है तो आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। लेकिन अगर उनसे भी आप इख्तलाफ नहीं करते और राय से भी नहीं करते और आप कहते हैं कि खुश करें, तो खुश तो बहुत मुश्किल है कि हर आदमी खुश। हजरत अली का कौल है कि मुनाफिक ही सबको खुश कर सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो तो है कि आप ऐसी चीज लिखें कि जंगीर साहब, बात तो ये है ना कि या तो अगर कोई वाकया आपके सामने, आपकी आंखों के सामने, आप उसके आईनी शाहिद हों, फिर तो फैक्ट्स पर बात हो सकती है, क्योंकि आप उस मौके पर मौजूद थे। आप जितनी भी शहादतें देंगे वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होंगे, मतलब वाकयाती हैं। एक का उस पर एक की ताबीर जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ होगी उसी वाकये में, तीसरे की उससे मुख्तलिफ होगी। तो क्योंकि जब आप किसी चीज का या किसी डिपार्टमेंट में आप या लॉ में जब होंगे, जैसे आप अदब में हैं, अदब में आपने गालिब से मुतअस्सिर हैं, आप उस हल्के में हैं, आप वो उनको डायरेक्ट जो है वो उनसे सीख रहे हैं, वो जो हल्का अबाब है वो आप उस प्रोसेस में हैं। अगर एक आप इस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं है, एक लॉ होगी, मेडिकल लाइन होगी या पॉलिटिकल जो सर्कल है ना, आप जो है वो एमपीज का सर्कल में ना, वो काउंसलर्स के। मेरा कहने का मकसद है कि अगर आप एक किसी चीज का हिस्सा ही नहीं बने, तो अगर इतनी बड़ी आप किसी मौजू को छेड़ दें
जो कभी भी आपकी जिंदगी का हिस्सा ना बना हो, तो उस पर बड़ी राय देना, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, वही बात मैं करूंगा कि कोई भी आप एक मेरा कॉलम, एक आर्टिकल उठा लें, मुझे ये बताएं कि ये वाकया जो आपने लिखा था वो हकीकत पे मबनी नहीं है, फिर तो बात में वजन है कि हम उसका नतायज क्या अखज़ करते हैं। अगर वाकयात सही हैं, क्योंकि वाकयात सही होने के लिए ज़रूरी है कि आपका मुतालिया एक कंटिन्यूस प्रोसेस हो, जो कि सुबह उठ के 5-6 अखबारात, ना सिर्फ पाकिस्तान के, इंडिया के और इंग्लैंड और अमेरिका तक के अखबार का ज़रूर देखता हूँ। इसके अलावा मेरे जो बहुत सारे पाकिस्तानी अथर्स हैं, जिसमें जर्नैलों की लिखी हुई किताबें हैं और मुख्तलिफ लोगों को, वो मेरे मताले में रहती हैं, मैं पढ़ता हूँ। और जो वाक़यात मेरे इल्म में होते हैं उसी पे मैं बात करता हूँ। मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कि मैं वो बात करूं कि जिसका कोई वजूद ही नहीं है। तो जब वजूद है तो फिर उससे इनकार कैसे मुमकिन है? अब आप मतलब है कि एक चीज है कि एक पार्टी को वो सूट नहीं कर रही, तो वो उसको उसको मैं खुश करने के लिए तो नहीं लिख सकता। मैं तो वही नहीं, लिखूंगा कि जो फैक्ट से मैं नतीजा अखज करता हूँ। मसला ये है जंगीर साहब, जो इंसिडेंट हुआ है, को वाकया पेश है, उससे तो कतई इनकार नहीं, को वाकया पेश हुआ है। जैसे कि बेनजीर की डेथ हुई गालबन 2007 में, या अभी देखे, मैं आपको अच्छा, रिसेंट वो एक उसकी मैं आपकी बात, जी जी, गो अहेड जिंग मैं आपको बताता हूँ, अभी हाल ही में एक वाक्य हुआ है कि त्यारा एक पीआईए का गिरा है, सही है। और उसकी जो रिपोर्टिंग हुई है कि उसमें जो वो हुआ है कि उसकी जिम्मेदारी तो किसी ने लेनी है, अब कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। फिर दूसरा ये है कि जो उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, तो आपका मताहत अमला करे, ये वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की क्या वैल्यू होगी, जबकि सारी दुनिया में जब भी जो उसके मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको बुलाया जाता है कि आपका हथियारा गिरा है, इसमें क्या फॉल्ट था, या इंटरनेशनल एविएशन अथॉरिटी के लोगों को बुलाया जाता है कि वो रिपोर्ट दे, कि उसके नुमाइंदे होते हैं कि क्या रीजन था, तो वो है। तो अब इसमें जो वो जनरल वो एयर वाइस मार्शल अरशद मलिक में मैं अगर तनकीद करूं कि वो क्यों है, या वो इस बात में मैं तनकीद करूं कि वो दो आइन के खिलाफ दो जाबे क्यों कर रहा है, तो ये मेरे ख्याल में ये हुकूमती लोगों को अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये बात तो नहीं फैक्ट है कि एक बंदा नहीं, एयरफोर्स की भी जॉब, बात कंप्लीट होने दे, एयरफोर्स की भी जॉब कर रहा है और पीआई की, तो वो आइन के बुनियाद जो लिखे हुए शिक है उसके वो खिलाफ जा रहा है। दूसरा, जो वो इन्वेस्टिगेशन करा रहा है वो इंटरनेशनल मेयार की नहीं है। तीसरा, वो डिसीजन खुद ही दे रहा है कि पायलट की गलती है। तो फिर अब इस पे अगर मैं लिखूंगा तो हुकूमती हल्के जो हैं वो, क्योंकि उनके लाए हुए उन्हें ये अच्छी बातें नहीं लगेंगी, तो वो उनको तो मैं नहीं खुश कर सकता। लेकिन ये चीजें सारी फैक्ट्स हैं और फैक्ट पे ही लिखते हैं। अब ये है कि मैं अगर वो जो अरशद मलिक साहब का व्यू है उसी पे लिखें जी कि नहीं जी वो अरशद मलिक साहब सही कह रहे हैं, तो हुकूमती हल्के खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो तो नहीं चाहते कि उन पे कोई तनकीद हो, या उनको वो जो उन्होंने एक नहीं, मैं बुत मैं बनाया हुआ है उसमें कोई। जंगीर साहब, मैं इस बात से आप बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि अब अगर अरशद मलिक साहब जो जी जी एयर चीफ इस पीआई के जो सरबराह हैं, सीईओ हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन के किसी किसी भी तरह उनकी जो है वो असरअंदाज नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल इससे एब्सोल्युटली उन्हें पता ही नहीं होना चाहिए कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है। जो अगर फेयर और न्यूट्रल अगर इन्वेस्टिगेशन हो, तो उस उनको कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात जो कर रहे हैं आपके, तनकीद कर रहे हैं आप कि जो इन्होंने दो रखे हुए हैं, अहदे रखे हुए हैं, जो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मसला एक चीज आप गालबन मुमकिन है, मैं कोई यकीन कर सकता हूं कि मुमकिन है कि आप इससे इतफाक कर लें कि ये जितने भी हमारी फोर्सेस हैं, फोर्सेस के लोग जो हैं वो, क्योंकि फोर्सेस में इटसेल्फ
उनके एजुकेशन सिस्टम है, यूनिवर्सिटीज हैं, ये लोग उधर जो है वो वैसे भी एक अच्छा बैकग्राउंड लेके आते हैं और खुद उधर उस जब फोर्सेस में इनको इतनी अच्छी तरह से इनको तालीम दी जाती है, ये क्वालिफाइड हो जाते हैं। तो फिर जब ये रिटायर होते हैं, इनके मुकाबले में जो सिविलियंस हैं, वो सिविलियंस जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उन्होंने किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, ना कोई हमारा कोई यूनिवर्सिटी जो है वो इंटरनेशनल लेवल्स की है। आवाज आ रही है? अच्छा, वेरी पुअर है सिस्टम। तो इस वजह से जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो टैलेंट नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। एक इस चीज को आप कैसे देखते हैं? अगर मुल्क में टैलेंट नहीं है सिविलियंस का, तो ये जो लोग हैं फोर्सेस के, ये तो इसी तरह पहले भी 70 साल से चल रहे हैं, इसी तरह ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि इशू है आपके पास टैलेंट्स का। टैलेंट्स का कोई इशू नहीं है जी, वो आपका जितना टैलेंट है जी वो बाहर भाग जाता है। आप अपने गांव में जाके देखें, हर जवान ये चाहता है कि वो बाहर निकल जाए, क्योंकि उसका पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है। मेरा अपना एक कजन है, उनका भतीजा है, उसने इंजीनियरिंग कॉलेज लाहौर से टॉप किया था इंजीनियरिंग में, और वो अमेरिका ने उसे स्पॉन्सरशिप दी है और वो चला गया है। ये नहीं था कि टैलेंट नहीं था, वो जब स्कॉलरशिप लेता है और यूनिवर्सिटी टॉप करता है तो उसमें टैलेंट तो था, लेकिन उसको पता था कि यहाँ पे एक माफिया बैठा हुआ है जिसने इस मुल्क को पिछले 70-72 साल से यरगमाल किया बनाया हुआ है। उनकी कारकर्दगी हमारे सामने है। अच्छा, जंगीर अशरफ साहब, महमूद अख्तर साहब फ्रॉम रचडेल आपको वेलकम करते हैं, कहते हैं खुश आमदेद जिंदगी बेवल के प्लेटफॉर्म पर। और यासीन भट्टी साहब ब्रेडफोर्ड से, आपसे आवाज आ रही है जंगीर साहब? जंगीर साहब, लगता है कि कुछ कनेक्शन में इशू है। जंगीर साहब से राब्ता हमारा कट गया है। हेलो जंगीर साहब। जी नाजरीन, जंगीर साहब से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। कोशिश करते हैं रिकनेक्ट करने की। जंगीर साहब, जैसे कि इन्होंने आपको, जी चौधरी साहब, जंगीर साहब से राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया। अच्छा, कुछ टेक्निकल इशू है जी। चौधरी कमरान साहब, वो हमारे टेक्निकल मैन हैं, वो वापस असने तुम्हें कि वापस किने उम्मीद करने कि वापस आसन ते माशाल्लाह जबरदस्त जी कह रही हैं ते ना फरमाइशां इतने पे मैसेज पढ़ो, इतने मैसेज आए हुए। हाँ जी जी, वो मैसेज ना कोई फरमाइश करने हैं जी, कलाम नहीं, राब्ता अगर बाल हो जाता है। नहीं, जो मैसेज आए हुए सारे पढ़ी सब लोग। अच्छा, मैसेज यासीन भट्टी साहब उन्होंने मैसेज शायरी ने वाले ना कि कोई कलाम शाम सुनान, और भाई महमूद अख्तर साहब उन्होंने मैसेज, मैं दो ही मैसेजेस हमारे को इसले तुसां स्क्रीन पर कोई मैसेजेस हैं? और जी जनाब, अपने साजिद भट्ट साहब आए वो तकने पे वो भी तुसां की अप्रिशिएट कर रहे हैं जनाब। तंगीर अफजल साहब वेलकम जी साजिद अजीज भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। वेलकम आख्या ने ते ए जनाब मैसेज पढ़ो ना जनाब, तुहानू मैसेज आ गया माशाल्लाह, अशरफ वेल डन यार, ये बहुत खूब जी, थैंक यू वेरी मच जी साजिद अजीज भट्ट साहब। हबीब रशीद साहब माशाल्लाह जी, सलामत रहें, बहुत शुक्रिया जी हबीब रशीद साहब, सलामत रहो। कलाम नहीं और जंगीर साहब ने राब्ता होया जी यासीन भट्टी साहब, तुसां ये फरमाइश पूरी की जासी, उन्होंने दरखास्त की जासी कि कोई अपना कलाम पेश करन जिंदगी बेवल ने नाजरीन वास्ते जी। माशाल्लाह अख्तर महमूद साहब, अख्तर महमूद साहब ने तो बड़े चहेते जड़े वो फ्रेंड है जंगीर अशरफ साहब, सियासी वाले ना भाई महमूद अख्तर साहब और सैयद आले इमरान साहब, माशाल्लाह जी आले इमरान साहब
इन्ना प्रोग्राम जड़ा अक्सर व बेशतर तकी ना माशाल्लाह बड़ी प्यारी और बड़ी मिठी और बड़ी धीमी आवाज विच जिस तरह गुफ्तगू करने ते आवाज जड़ी बड़े दूर दूर तक जानी और बड़े आवाज बड़ी असरअंदाज ही है इन्हां दी कोशिश करने पे काफी करने नहीं तुसां जी आले इमरान साहब ताकि साड़ी भी जड़ी फॉलोइंग बधे जी असा कोशिश ते कैसे लगे असा थे पहुंची ना सकने पहुंचने टाइम लसी ने जनाब उन्होंने कुथा मकाम नहीं असा नहीं कुथा असा जूठा मीठा खाने पे है ना चलो अल्लाह खैर करे मैंने वो तुम्हें पता है पीटीवी पर भी काम करी रहे बड़े बड़े ना प्रोग्राम भी कीते असा वो काजमीत बहु ना असा चौधरी साहब असा वो काजमीत बहु ने फिर कुथा जी हम कोई ना कोई असर होसी ना रार पार असा अग्गा असा ने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारा पासा जनाब तला के सईदा ना कोई कोई असर होसी ना अच्छा कोई आता है जी कोई वापस को नहीं पे कोई चीज अलग नहीं आए तो इसने हमारे यहाँ प्रोग्राम करने हैं तो इंशाल्लाह कोशिश करना है अगर वापस आए तो दोबारा आ जासा क्या ख्याल है अच्छा गालबन अगर वो आने पे से कुछ किंग हफ्ते वाले रोज एक ही दिन होना हमारा ऑफ होना तो उसने भी हमारी काफी सारी कमिटमेंट होनी तो अजय जड़ा उन्होंने असल जड़ी पहचान या अदब ने वाले ना कुछ शेरो शायरी सुना और तो सियासी हवाले नाल गुफ्तगू होनी रही तो चलो फिर क्या इजाजत करनी है जी अपने नाजरीन को बड़े मदद ख्वाह हैं जी जिंदगी बेवल ने जितने भी साढ़े व्यूअर्स है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जंगीर अशरफ साहब नाल राब्ता नहीं हो सकिया जी तो इंशाल्लाह जंगीर अशरफ साहब साढ़े कोल ही रहने जी और साड़ी दस्तरत से वे कोशिश करसा कि उन्हां नाल अगले 2 हफ्ते बाद फिर प्रोग्राम पकड़ी आनी है तो मजीद जरा उन्हां नाल तफसीली फिर गल बात होसी तो तुसां बहुत शुक्रिया जी अपने मेजबान इमरान अली की इजाजत दियो अल्लाह हाफिज।